guys, welcome back to my channel Heaven's Tutorial. So today we will start up with biology. Sorry for the untidiness, but this is the content of the biology class 9 book. So 18 chapters are there. एंड पर्सनल एक्सपीरियंस में बता सकते बहुत इजी पेपर आया था बायोलॉजी का. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. फर्स्ट चैप्टर सिर्फ दैट इज ओनली फॉर जनरल इंफॉर्मेशन ओनली. सो हम लोग सेकेंड चैप्टर सेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट सेल इन योर प्रीवियस क्लासेस. सो सेल क्या होता है? अब एग्जाम्पल ले लिए, एक बिल्डिंग है. अब बिल्डिंग कैसे बनती है? पहले उसके लिए ईटा चाहिए रहता है, फिर सीमेंट, फिर पुट्टी होती है, फिर उस पर पेंट होता है. तो बिल्डिंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है ब्रिक, क्योंकि वो ब्रिक पे ही तो खड़ा हुआ है. सो ब्रिक दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बिल्डिंग. वैसे ही प्लांट्स में, लिविंग बींग्स में, मतलब सेल दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग बींग. दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. सेल से ही लाइफ शुरू होती है. ओके, सो सेल दैट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है, फंडामेंटल है, फंक्शनल भी है. ओके, सो दिस इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल living beings, and it is also the smallest part of the body. smallest part होती है. सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से मसल्स बनते हैं, मसल्स सिस्टम ऑर्गन सिस्टम बनता है. ऐसे ऐसे करके पूरी एक बॉडी बनती है which is capable of independent existence or and of performing the essential functions of life. एवरी ऑर्गन इन अ बॉडी, जैसे कि स्किन हो गया, मसल हो गया, ब्रेन हो गया, एंड इवन अ बोन दैट इज कंपोज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स. सिमिलरली प्लांट में भी लीफ है, फ्लावर है, रूट है, वुड है, दैट इज कंपोज ऑफ न्यूमरल नंबर ऑफ सेल्स. सो ईच सेल्स हैज इट्स ओन लाइफ. और सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको नेकेड आइज से, अपने नॉर्मल मतलब आंखों से उनको नहीं देख सकते. वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट, मैग्निफाइड इंस्ट्रूमेंट, एंड फॉर दैट द फर्स्ट माइक्रोस्कोप दैट वाज इन्वेंटेड, कंस्ट्रक्टेड बाय एंटोनी वैन लीएवेनहॉक. ये याद रखिएगा कि उनका जो माइक्रोस्कोप उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किया था उसका मैग्नीफाइंग पावर 200 टाइम्स है. ठीक है, एंड इट इज the microscope that consists of single biconvex lens, और उनको कहा जाता था सिंपल माइक्रोस्कोप. ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप? तो किसने इन्वेंट किया था? एंटोनी वैन लीएवेनहॉक. नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक. सो रॉबर्ट हुक ने भी माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था by using two lenses. लीवेनहॉक में सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज करे थे, बट रॉबर्ट हुक ने 2 लेंस यूज करे थे, जिससे उनको ग्रेटर मैग्निफिकेशन मिला. उनका माइक्रोस्कोप दैट वाज कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया. ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ रॉबर्ट हुक्स माइक्रोस्कोप. डायग्राम आएगा नहीं, बट ये आ सकता है कि डायग्राम को देखकर आइडेंटिफाई करिए किसने बनाया था. ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना. यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें देख लीजिए. द काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस. सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस किसने इन्वेंट किया था? दैट वाज एंटोन वैन लीएवेनहॉक. एंड सेकेंड इज द काइंड ऑफ मिरर यूज्ड फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट इन हुक्स माइक्रोस्कोप. दैट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है. उन्होंने 2 लेंस यूज करे थे. और जो एंटोन वैन लीएवेनहॉक ने बनाया था उसको हम लोग कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप.
which consists of single biconvex lenses. Then what is the maximum magnification that can be achieved by a compound microscope or an electron microscope? So see here, electron microscope का that is 2 lakh times as against ordinary compound, and जो compound microscope था that was 2000 times. Okay. Next is cell theory. So cell theory 1838 में मैथ्यू स्केल्डन एंड थियोडोर स्क्वान, इसको ऐसे याद कर सकते हैं. So I learned it by as like this, V3S. V for virtue, जिन्होंने बाद में एक एडिशन ऐड किया था, and S3S means Clyden Swan. Okay, so there were 3 people. How many people there were? 3 people were there, called as Clyden, Swan and Virtue. लास्ट सरनेम याद रखिए, बाद में आपको शायद याद हो जाएगा. सो मैथ्यू क्लाइडन ने 1838 में ही अनाउंस कि एवरी प्लांट दैट इज मेड ऑफ प्लांट सेल्स. फिर उन्होंने ऐड किया पॉइंट कि सेल्स दे परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. फिर एक साल बाद मतलब 1839 में थियोडोर स्क्वान ने ही मेड सिमिलर डिस्कवरीज इन एनिमल्स. स्क्वान ने एनिमल्स में किया था, मैथ्यूज ने प्लांट्स में किया था. सो थियोडोर स्क्वान ने ही डिक्लेयर कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, which came to be called cell theory. So cell theory that have been proposed by Swan and Schleiden, Matthew Schleiden and Theodore Schleiden in the year 1839 में. ठीक है. फिर रुडोल्फ वर्च्यू ने 1858 में, 17 साल के बाद रुडोल्फ वर्च्यू ने he made an addition to the cell theory कि सारे cells they arise from pre-existing cells. पुराने सेल से नए सेल्स बनते हैं. The cell theory states 3 major points, और वो क्या है कि cell that is the smallest unit of structure of all the living things, cell is a unit of function of all living things, and third that is all cells arise from pre-existing cells. थर्ड पॉइंट रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था, बाकी 2 पॉइंट्स थियोडोर स्क्वान ने दिया था. नेक्स्ट है कि व्हाट डज द सेल थ्योरी मीन्स. दिस ऑल थिंग्स आप रीड कर लिएगा, बट आई डोंट थिंक दे आर इम्पोर्टेंट, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स. नेक्स्ट आते हैं मेन थिंग्स में. स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. सो सेल के 3 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं. सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, एंड साइटोप्लाज्म. that cytoplasm is the type of liquid which is present all over the cell. Now cell organelles. Cell organelles का मतलब होता है little organs. So there are many organelles in cell which we are going to read and the functions. So that is very important. So you should know कि हर एक organelle का क्या नाम है और function क्या है. That is very very important. So through diagram I'm going to tell you. First is cell membrane or cell wall. Cell wall सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है. ओके, सो यू शुड रिमेम्बर कि क्या एनिमल सेल में पाया जाता है, क्या प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, वो भी पूछ सकते हैं. और जैसे कि मैंने बताया कि बायोलॉजी का पेपर इजी आया था, सो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो वो पढ़नी ही पढ़नी है, और बाकी अगर क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़ा बहुत कर लेंगे तो आ जाएगा, पास तो हो जाएंगे आई थिंक. बट अगर ये सेल ना अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेल
10th क्लास में जाके और डिटेल में आएगा। सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल, जेनेटिक्स, ये सारे फर्स्ट चैप्टर ही है सेल का। और उसमें फर्स्ट चैप्टर जैसे कि इसमें था, जैसा कि इसमें इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी है, 10th की बुक में होगा सेल ओनली फॉर रिविजन। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 10th में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? दे हैव वेरी फाइन पोर जिससे कुछ सब्सटेंस एंटर हो सकते हैं और लीव द सेल। एंड सेल मेम्ब्रेन दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है किस चीज से क्या कंटेन करता है। तो सेल मेम्ब्रेन दैट कंटेन्स लिपोप्रोटीन। ओके, लिपो। सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी की बात अगर करें तो जैसे कि मैंने बताया, कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करता है पास करने का, या अंदर जाने से, या सेल के बाहर आने से। सो इट इज परमिएबल, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि सेल वॉल दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल किससे बनता है? दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बनता है, दैट इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है। तो सेल मेम्ब्रेन किससे? लिपोप्रोटीन से। और सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नाउ सेल वॉल, अब क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सेल वॉल शेप देता है और एक सर्टेन डिग्री ऑफ रिजिडिटी शेप देता है। और सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है। दैट मतलब कि सारे सब्सटेंस को, जितने भी सब्सटेंस इट अलाउज देम टू एंटर एंड लीव द सेल। फिर वो सेल वॉल से जो अगर सब्सटेंस अगर कोई आया भी, सेल वॉल तो उसको आने देगा। फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है वो आने देगा कि नहीं। तो सेल वॉल दैट इज फुल्ली फ्रीली परमिएबल, बट सेल मेम्ब्रेन दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। एज आई टोल्ड यू कि साइटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ विद इन द सेल। और कई सारे केमिकल रिएक्शंस दे टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ओनली। और लिविंग साइटोप्लाज्म दैट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ सम मूवमेंट होता रहता है हमेशा। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्म एंड रेटिकुलम। Here you can see this is the endoplasmic reticulum. Okay, so don't get confused. So अब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसका फंक्शन ये है कि पहले तो दो फंक्शंस हैं। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल का एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बन जाता है। और इसका फंक्शन होता है कि ये फैट और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। एंड एज यू कैन सी कि कुछ राइबोसोम्स कह रही हूँ, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में कुछ अजीब सा लगा हुआ है, चीज लगी हुई है, इसको राइबोसोम्स कहते हैं। जिसमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अगर जिसमें राइबोसोम्स लगे रहते हैं, दे अपीयर रफ। और जिसमें नहीं लगे रहते, दे अपीयर टू बी स्मूथ। सो एज यू कैन सी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और हमेशा रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में राइबोसोम्स दे आर अटैच्ड ज्यादातर। एंड राइबोसोम्स आर द फैक्टरीज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो दैट्स व्हाई एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दे सिंथेसिस फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, सो दिस इज दो फंक्शंस हो गए कि एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बन जाता है और फैट्स और प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। जो आउटर एंड है, इसमें देखते हैं। आउटर एंड है दैट इज कनेक्टेड विथ सेल वॉल। और जो इनर एंड है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, दैट इज कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, सो ये था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया
जो आपको यहाँ पे ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, these 3, ये यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। सो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दे रिलीज एनर्जी। अब अगर इनको डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, माइन्यूट डबल वॉल्ड बैग्स। माइन्यूट होते हैं और डबल वॉल्ड होते हैं, बैग्स होते हैं विद द इनर वॉल्स प्रोड्यूस एग फिंगर लाइक, एज यू कैन सी फिंगर लाइक है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्टिंग्स इनवर्ड्स, जिनको क्रिस्टल कहा जाता है। ओके, सो दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और कई सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस भी दे परफॉर्म। सो दिस वाज योर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज योर गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, दीज आर योर गोल्जी बॉडीज। ये गोल्जी बॉडीज को कहा जाता, इट इज कंसर्न विद सेक्रेशंस ऑफ सेल्स, जिसके एंजाइम्स है या हार्मोन्स है, उनको सेक्रेट करने के लिए गोल्जी बॉडीज दे आर यूज्ड, एंड दे अकर इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स या फिलामेंट्स या रॉड की तरह, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स। दिस इज योर लाइजोसोम्स। अब लाइजोसोम्स का काम ये होता है कि दे डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस। उनके जो एंजाइम्स इतने एसिडिक होते हैं कि वो दे डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग, क्योंकि कभी कभी वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे जो डैमेज सेल्स हैं दे आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड और डिसॉल्व बाय देयर ओन लाइजोसोम्स, इससे उनको कहा जाता है सुसाइड बैग्स। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और इसी शेप में होते हैं कि लाइक दिस एस, इस शेप में रहते हैं। एंड दे आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज रहते हैं। सो सेंट्रोसोम्स ऑफ सेंट्रियोल्स का ये फंक्शन रहता है कि ये दे इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स सेल डिवीजन। तो 10th क्लास में सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स दे आर वेरी, उनके बारे में पढ़ेंगे सेल डिवीजन में। नेक्स्ट इज जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, दैट इज योर प्लास्टिड्स। डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, बट प्लास्टिड्स दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सो प्लास्टिड एक स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। Depending on the color, classes they are divided into, classified into 3 things: leucoplast, chromoplast and chloroplast. Leucoplast का मतलब होता है, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, सो दे आर कलरलेस, उनमें कोई पिगमेंट होता नहीं है, एंड दे स्टोर स्टार्च स्टोर करते हैं, एंड दे आर द सेल्स ऑफ द पोटैटो। जो पोटैटो के सेल्स होते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन देम। ओके, सो ल्यूकोप्लास्ट का प्रेजेंट होता है पोटैटो। एक एग्जांपल याद रख लिया, फिर आपको याद रहेगा कि क्या कलर क्या होता है। और पोटैटो में बहुत सारा स्टार्च भी होता है। सो सेल्स ऑफ पोटैटो दे हैव लॉट्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन देम एंड दे आर कलरलेस व्हाइट, दे हैव नो पिगमेंट एंड दे स्टोर स्टार्च। देन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही कलर होता है, सो दे आर कलर ही कलर इसमें रहेगा ना। एक चीज बता दूं, ये जो टेबल आपको दिख रहा है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने याद किया था बट आया नहीं, लेकिन आपका मन है तो आप कर सकते हो। आपकी मेहनत लगी, मेरी तो लगेगी नहीं, मैं तो बस पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा अप्रिशिएट भी कर दिया करो भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी जेनेटिक कैरेक्टर्स। क्रोमोसोम्स जो है जेनेटिक कैरेक्टर्स दे कंटेन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफरेंस।
जैसे कि मैंने बताया क्रोमोसोम्स आप 10th क्लास में ज़रूर पढ़ोगे। अब बहुत ईजी है। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से बने रहते हैं विच इज कम्पोज ऑफ हेरेडिटरी यूनिट्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया जीन्स कहा जाता है उन्हें। एंड जीन्स दे आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड योर डीएनए। डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आई एम श्योर यू नो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। अगर पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना तो आप ये भी पढ़ सकते हो। इसमें आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, चीफ फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आप इससे भी पढ़ सकते। मैंने इससे बिल्कुल नहीं याद किया था, पहले बता दूंगा। मैंने इसमें मेहनत बेकार नहीं करी क्योंकि मैंने अपना नोट्स में बना लिए थे। मैं तो एडवाइस करूंगी कि आप ज़रूर पढ़िएगा, याद कर लिएगा बल्कि। नाउ डिफरेंसेस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जैसे कि मैंने आपको ऑर्गेनल्स डिस्क्राइब करते हुए बताया था, सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं बल्कि। प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। सो दिस टेबल यू शुड नो कि क्या डिफरेंसेस है प्लांट और एनिमल सेल में। देन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मैटर होता है, consists of total substance of living cell, that is your cytoplasm nucleus। उसे पूरा प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। सही तरीके से देखा जाए तो सेल को ही प्रोटोप्लाज्म, सेल का जो सब्सटेंस होता है सारी चीजें, उसको सेल कहा जाता है। तो ऐसे समझ लीजिए सेल को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। अब जैसे कि न्यूक्लियस में भी हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूक्लियोप्लाज्म था, वैसे ही ये प्रोटोप्लाज्म है which is composed of cytoplasm and nucleus। नेक्स्ट मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बताया था। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोप्लाज्म मेम्ब्रेन होता है। सेल सिंगल लेंथ होता है डीएनए का, और इसमें सेवरल लेंथ होते हैं डीएनए का। स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं, इसमें लार्ज राइबोसोम्स होते हैं। इसमें कोई सेल ऑर्गेन्स नहीं होता, इसमें कई सारे सेल ऑर्गेन्स होते हैं। एंड एग्जांपल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज आउटकम ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मैं बता दूं, बट पढ़ लिएगा। मैंने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ये सही ना कंसाइंस के अगर ये बुक ले रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 की, सो ये एक्सरसाइज ज़रूर आएंगे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिएगा। एंड डायग्राम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में, 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट आते हैं, उसको करने होते हैं आपको। और ऐसे ही सेक्शन ए में ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विथ इट्स फंक्शन। आई मीन मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, नेम द फॉलोइंग आ सकता है। इस तरीके से सेक्शन ए में आते ही आता है। ओके, सो ये कर लीजिएगा एक्सरसाइजेस। And if you like the video, give the video a thumbs up, share it with your friends, and 2 questions हैं which I would like to ask, जो कि क्वेश्चन मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। And don't forget to like, subscribe my channel for more updates, and share it with your friends, उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर आपको अच्छा लगा, ये अच्छी वीडियो मैंने बनाई है और समझ में आया, and thank you so much for watching।